साइकोलॉजिकल टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आइटम राइटिंग क्या होता है और कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले की वीडियो में आपने देखा है कि जब कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण निर्माण किया जाता है तो उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या चरण होता है, किस क्रम में प्रोसेस किया जाता है। और उसमें एक बात ये भी आई थी कि आइटम राइटिंग का भी एक स्टेज होता है जहां पर जो उस टेस्ट या उस परीक्षण के आइटम्स हैं, क्वेश्चंस नहीं कहेंगे क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चंस हो ऐसा जरूरी नहीं है, प्रश्नवाचक में हो ऐसा जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट्स भी होते हैं जिसके लिए आप कभी हाँ या ना में उत्तर देते हैं या किस हद तक सहमत या असहमत हैं इस तरह भी उत्तर देते हैं। तो इनको आइटम्स कहा जाता है। अब ये आइटम्स जो होते हैं इनको कैसे लिखा जाए, जब हम आइटम्स लिख रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखने से हम अच्छे और बेहतर आइटम उस टेस्ट के लिए लिख पाएंगे, इस बारे में ये वीडियो है। आइटम राइटिंग में एक पहली चीज जो ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन या आइटम एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए लिख रहे हो तो ये ऐसे शब्दों में लिखे जाने चाहिए जो कि बहुत साफ साफ हो, स्पष्ट हो, यानी उनमें कोई दुविधा ना हो। कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिसका एक से अधिक अर्थ निकल सकता हो। इससे आप जो कहना चाह रहे हैं, जो बात पूछना चाह रहे हैं, सामने वाला जो उत्तरदाता है, जो जवाब देगा, वो भी उसी अर्थ में चीजों को समझेगा और तभी सही रिजल्ट हमें मिल पाएगा। अगर कुछ ऐसा आप लिखते हैं जिन शब्दों का एक से अधिक मतलब निकल सकता है और आप जिस अर्थ में लिख रहे हैं सामने वाला व्यक्ति उस अर्थ में उसे नहीं समझता, दूसरे अर्थ में समझ लेता है क्योंकि उस शब्द का कोई और भी मतलब हो सकता है, तो फिर उत्तर सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे जरूरी है कि बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में आइटम्स या क्वेश्चंस लिखे जाने चाहिए। दूसरी मुख्य बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि आप जब क्वेश्चंस लिख रहे हैं किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए तो ये बहुत ही बड़े विस्तार के होने चाहिए, यानी बहुत सारे पहलुओं को कवर करना चाहिए जिस भी टॉपिक पर आप बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाते हैं व्यक्तित्व का मापन करने के लिए, तो व्यक्तित्व किस तरह से परिभाषित होगा इसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों से आपको समझना होगा ताकि हर तरह के पहलुओं को आप इसमें कवर कर सकें और हर तरह के प्रश्न या आइटम्स लिख सकें। जैसे जब भी आप व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में पहले क्या बातें आती हैं। इसके अलावा लोग, दूसरे व्यक्ति जब व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में बात करते हैं तो वो किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं। जब भी आप किसी शोधकर्ता के पास जाएं या किसी समूह के पास जाएं जो शोधकर्ताओं का है, वो लोग इस एरिया में अगर शोध करते हैं, पर्सनैलिटी के ऊपर शोध करते हैं, तो वो किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं। अगर आप कभी ऐसे टॉपिक्स को किसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, वर्कशॉप में, किसी के व्याख्यान में सुनते हैं तो जब वो इस विषय पर व्याख्यान दे रहे हैं तो वो किन पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो पर्सनालिटी को अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग नजरियों से देखना होगा। उस टॉपिक के बारे में जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, या पहले के जो रिसर्च हो चुके हैं, शोध हो चुके हैं, उन्होंने क्या परिणाम पाए हैं, उन्हें क्या लगता है कि पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें शामिल हैं। ये सारी चीजें अलग अलग दृष्टिकोणों से जब तक आप नहीं समझ लेंगे तब तक आप वैसे प्रश्न या आइटम्स नहीं बना सकते हैं जो पर्सनालिटी के हर दृष्टिकोण से उसके हर पहलुओं को कवर करें। और ये जरूरी है, तभी आप ठीक प्रकार से किसी कंस्ट्रक्ट का मापन कर पाएंगे, चाहे वो पर्सनालिटी हो, इंटेलिजेंस हो, इमोशंस हो या कोई भी और मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट हो। आइटम्स जब आप लिखें तो ये जरूरी है कि वो स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस, जो वाक्य आप लिख रहे हैं, वो छोटे हों और आसान हो। उसमें जटिलता या कठिनाई को अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट देख पा रहे हैं लिखा हुआ, ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है। We should begin to take compensatory action in areas of employment and training where, in the past, members of one ethnic group, sex, or disability type have suffered discrimination or experienced disadvantages as a direct result of being a member of that category. अब ये इतना बड़ा
सेंटेंस या स्टेटमेंट कोई पढ़ना शुरू करेगा तो अंत तक आते आते वो भूल जाएगा कि शुरुआत में उसने क्या चीजें पढ़ी, और उस पूरे को लिंक करके एक साथ दिमाग में रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इतने बड़े बड़े या जटिल किस्म के सेंटेंसेस को कई छोटे खंडों में, टुकड़ों में बांट देना चाहिए। अगर इतनी बड़ी बात लिखनी भी हो और कम शब्दों में नहीं संभव है तो इसको 2-3 वाक्यों में बांट देना चाहिए, और हर वाक्य सिंपल, छोटा, सरल होना चाहिए समझने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रश्न या आइटम समझने में ही तकलीफ होगी, व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा क्लियरली, और जितना समझ पाएगा आधा अधूरा, उसके आधार पे व्यक्ति रिस्पॉन्स देगा, प्रतिक्रिया अपनी देगा, और फिर आपको सही प्रकार के उत्तर नहीं मिल पाएंगे। तो जरूरी है कि सेंटेंसेस जो आप लिखें आइटम्स के, वो छोटे होने चाहिए, आसान होने चाहिए और जटिल नहीं होने चाहिए। एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल करें, छोटे शब्द इस्तेमाल करें, कोई कठिन टेक्निकल टर्म्स नहीं इस्तेमाल करें। टेक्निकल टर्म्स मतलब वैसे कुछ शब्द जो किसी खास विषय के बारे में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो उस सब्जेक्ट में या उस विषय के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले लोग ही जानते हों, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, ताकि आम व्यक्ति भी जब उस प्रश्न को या आइटम को पढ़े तो उसे समझ में आ सके कि क्या पूछा जा रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सोसाइटी शुड अटेम्प्ट टू अंडू द इफेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म वेरेवर पॉसिबल। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म जो टर्म आया, ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति समझे कि इसका क्या मतलब है। कई लोगों को मुश्किल आएगी ये चीज समझने में। अगर कभी मजबूरी हो कि इस तरह के शब्द लिखने की जरूरत है, उसको नहीं अवॉइड किया जा सकता, डालना ही पड़ेगा आइटम में, तो वहां पर कोशिश की जानी चाहिए कि बगल में एक ब्रैकेट देकर या अगले स्टेटमेंट में इस शब्द का, इस फ्रेज का मतलब समझा दे कि इसका क्या अर्थ है। आसान शब्दों में, सिंपल भाषा में लोगों को समझा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरह के कठिन शब्द हर व्यक्ति के लिए समझना आसान नहीं है, और फिर वही बात हो जाएगी कि प्रश्न ठीक से समझ में नहीं आएगा तो उत्तर भी गलत ही आएगा। आइटम्स लिखने के समय कॉम्प्लेक्स या प्रॉब्लमैटिक ग्रामर भी अवॉइड करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स या जटिल तरह का ग्रामर या व्याकरण अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जैसे डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डबल नेगेटिव्स तब होता है जब आप एक से ज्यादा नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों शब्द नहीं या ना के अर्थ में ही हो, बल्कि ऐसा कोई शब्द जो नकारात्मक भाव लिए हुए है, ऐसे शब्दों को भी नहीं या नॉट के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे चीजें समझने में मुश्किल होती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट हो, मैंने वो नहीं किया जो आपने करने के लिए नहीं कहा था। अब ये ऐसा स्टेटमेंट है जहां डबल नेगेटिव है, दो तरह के नहीं वाले शब्द आ रहे हैं। मैंने वो नहीं किया जो आपने नहीं कहा था। ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है किसी भी व्यक्ति के समझने के लिए। इसका अर्थ यही निकल रहा है कि मैंने वो किया जो आपने करने के लिए कहा था। ये सीधी बात इस तरह लिखी जाए तो ये समझने में ज्यादा आसान होगी। तो मैंने वो नहीं किया जो आपने करने के लिए नहीं कहा था, इस तरह के डबल नेगेटिव वाले, जिसमें दो दो नहीं वाले शब्द आ रहे हैं, ये जटिल बना देते हैं। ये जटिल तरह का व्याकरण है। ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए, इनको नहीं शामिल करना चाहिए। या जैसा मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं है हमेशा दो नहीं वाले शब्द ही हों। नहीं के साथ कोई ऐसा शब्द हो सकता है जिसमें नकारात्मक भाव दिखता हो, ऐसा भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैंने उसके आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया। अब यहां भी डबल नेगेटिव आ जा रहा है, अस्वीकृत क्योंकि ये नकारात्मक भाव वाला शब्द है, और नहीं किया। इस वाक्य का सीधा मतलब निकल रहा है कि मैंने उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया। अगर ये लिख दिया जाए तो ये ज्यादा सरल पड़ेगा, आसान पड़ेगा, कोई दुविधा नहीं होगी इसको समझने में। पर वही इस वाक्य को थोड़ा घुमाकर जटिल तरह से अगर लिखा जाए कि मैंने उसके आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है लोगों के समझने के लिए, और कंफ्यूजन में कुछ अलग अर्थ निकाल के इसका लोग अपना उत्तर देंगे। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। आइटम्स बहुत ही सिंपल, बहुत सरल, सीधे सीधे होने चाहिए।
उसमें डबल नेगेटिव अवॉइड करना चाहिए। और न सिर्फ डबल नेगेटिव बट इसी तरह के और भी कुछ जटिल प्रकार के व्याकरण को अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चंस, इसके बारे में हमने एक पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया है। लीडिंग क्वेश्चंस वैसे प्रश्न होते हैं जो उत्तरदाता का रुख एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ दें, यानी एक तरह से वो सुझाव दे देते हैं कि आपसे किस उत्तर की उम्मीद की जा रही है, आपको क्या उत्तर देना है, हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं आपसे सुनने की। ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस, जो कि नहीं पूछे जाने चाहिए, इन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि कई सारे लोग सोचते हैं कि चुनाव में वोट देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब अगर प्रश्न इन शब्दों में पूछा जाएगा और ये एक लीडिंग क्वेश्चन का उदाहरण है, तो बहुत संभावना होती है कि सामने वाला उत्तरदाता हाँ में ही जवाब देगा। जबकि अगर यही प्रश्न कुछ ऐसे पूछा जाता कि चुनाव में वोट देना कितना महत्वपूर्ण है, आप अपनी राय बताइए, तो यहाँ पर काफी संभावना होती कि व्यक्ति हाँ भी बोल सकते थे, कुछ लोग शायद ना भी बोलते। लेकिन जब प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि चुनाव में वोट देना महत्वपूर्ण है, आपकी क्या राय है, तो व्यक्ति का दिमाग, उसका मानसिक जो सोच है वो इस दिशा में घुमा दी जा रही है कि हाँ, ज्यादातर लोग इसे सही मानते हैं, तो आपको भी सहमत ही होना चाहिए, और फिर व्यक्ति उस तरह से अपने उत्तर को मोड़ लेता है। ऐसे प्रश्न कभी भी सही जवाब आपको नहीं दे पाएंगे, आप व्यक्ति की जो सही राय जानना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए लीडिंग क्वेश्चन से बचना चाहिए, इनको अवॉइड किया जाना चाहिए। एक और उदाहरण लेंगे लीडिंग क्वेश्चन का। मान लीजिए आप उत्तरदाता से पूछते हैं, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि विद्यार्थियों के लिए लोन की जो अमाउंट है वो बढ़ा दी जानी चाहिए? अब ऐसे बोलने से कोई भी व्यक्ति हाँ में ही जवाब देगा। काफी संभावना हो जाती है कि 90%, 95% लोग हाँ में ही जवाब देंगे। इन प्रश्नों के शब्द ही ऐसे हैं कि वो एक तरह से सुझाव दे देते हैं उत्तरदाता को कि आपको हाँ में ही जवाब देना है, यस की तरफ ही आपका उत्तर होना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछने पे उत्तरदाता के लिए कठिन हो जाता है कि वो डिसएग्री करे या नकारे, मना करे कि नहीं, हम सहमत नहीं हैं इस चीज से। हो सकता है कि अगर इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं, अगर प्रश्नावली नहीं है, तो इंटरव्यू में व्यक्ति ऐसे क्वेश्चन से अगर सहमत नहीं है, जो बात पूछी गई है उससे सहमत नहीं है, तो वो ऐसे कुछ बोलना शुरू कर सकता है, हाँ सहमत तो है लेकिन फिर लेकिन वाली बात कहीं रह जाती है और सीधे रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति तो सहमत था इस बात से, उसने हाँ कह दिया। रिस्पॉन्स उसका एग्रीमेंट के तौर पे, सहमति के तौर पे लिख लिया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि हमें सटीक जानकारी नहीं मिली, इनकम्प्लीट, अधूरी या गलत जानकारी मिली। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि लीडिंग क्वेश्चन से बचें। अगली महत्वपूर्ण बात आती है सही भाषा का उपयोग। आपको जो आप प्रश्नावली बना रहे हैं या मनोवैज्ञानिक परीक्षण बना रहे हैं, वो किस तरह के प्रतिभागियों के लिए बना रहे हैं, किस तरह के लोग, किस उम्र के लोग या किस बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए आप बना रहे हैं, उसके आधार पर भाषा होनी चाहिए। अगर आप कुछ ऐसी प्रश्नावली बना रहे हैं जिसमें मान लीजिए आपको बहुत पढ़े लिखे हाई पोजीशन वाले लोग, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट के जज या प्रोफेसर्स या और भी पढ़े लिखे विद्वान लोगों से जानकारी चाहिए, तो उसकी भाषा जो होगी और जिस प्रकार की होगी, वैसी भाषा आप तब इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आप नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों या एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई प्रश्नावली बना रहे हैं। तो ये ध्यान देना होता है कि आप किस समूह के लिए कोई नया टेस्ट या प्रश्नावली या परीक्षण बना रहे हैं और उसके अनुसार ही आपको भाषा रखनी होती है। जब आप प्रश्न लिख रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि कई सारे स्रोतों से जानकारी इकट्ठी करें, जितने सारे स्रोतों से मिल पाए, चाहे वो किताबें हो, चाहे ऑनलाइन रिसोर्स हो, चाहे लोगों से बातचीत करके इंफॉर्मेशन निकालें। जितने अलग अलग विभिन्न स्रोत आप देख सके, जहां से इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, उन सभी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
ये आपको स्वीकार कर लेना चाहिए अगर आप परीक्षण बना रहे हैं तो, कि आपको हर चीज की जानकारी हो ऐसा संभव नहीं है। आपसे जितनी जानकारी या आपने जितना पढ़ा लिखा है, खोजा है, जिन भी स्रोतों को देखा है उस विषय पर, उससे आपकी जितनी समझ विकसित हुई है, सिर्फ उसके आधार पे आप प्रश्न बनाएंगे तो वो संपूर्ण रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि और लोगों से भी जानकारी या दूसरे लोग जिनको उस विषय पे बेहतर ज्ञान हो, उनसे भी हमें मदद लेनी चाहिए या जानकारी लेनी चाहिए। और सबसे अच्छा स्रोत तो एक शुरुआती स्रोत हो सकता है वो समूह जिसके लिए आप ये परीक्षण बना रहे हैं। अगर उस समूह के लोगों से या बातचीत करेंगे तो आपको और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी कि किस तरह के प्रश्न हमें पूछने चाहिए इनके बारे में और अधिक जानने के लिए। जैसा हमने लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में अभी थोड़ी देर पहले जाना, इसी तरह से कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चंस या वाक्य होते हैं जिन्हें कहते हैं डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। डबल बैरल्ड क्वेश्चंस भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें एक ही वाक्य में या एक ही प्रश्न में दो प्रश्न या दो वाक्य मिले होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप इस वाक्य से कितना सहमत या असहमत हैं। अब संभव है कि क्योंकि इसमें दो वाक्य मिले हुए हैं, आप उस वाक्य के एक हिस्से से सहमत हो और दूसरे से असहमत हो, लेकिन आपको परीक्षण में या प्रश्नावली में ये ऑप्शन बताने का, उत्तर देने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आपको या तो सीधे बताना है कि इस वाक्य से आप सहमत हैं या असहमत, जबकि आप दोनों ही नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कुछ वाक्य ऐसा हो कि गर्भपात पूरी तरह से एक महिला का चुनाव होना चाहिए और इसको मुफ्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप दे देंगे ऑप्शन कि आप इस वाक्य से सहमत है या असहमत बताइए। अब हो सकता है कोई व्यक्ति जो ये पढ़े वो पहले हिस्से से बहुत सहमत नहीं हो कि गर्भपात पूरी तरह से एक महिला का ही फैसला होना चाहिए, पर हो सकता है वो दूसरे हिस्से से सहमत हो कि इसे मुफ्त उपलब्ध कराना चाहिए, ये सुविधा मुफ्त उपलब्ध होनी चाहिए। हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति पहले भाग से सहमति रखता हो, उसे लगता हो कि नहीं, गर्भपात तो महिला का ही फैसला होना चाहिए, लेकिन उसे दूसरी बात बहुत सही ना लगे, उससे वो असहमत हो कि इसे मुफ्त उपलब्ध कराया जाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन आपने ऑप्शन में तो बस दिया है कि आप इस पूरे वाक्य से सहमत हैं या असहमत, तो वो तो दोनों ही ओर नहीं जा सकता, क्योंकि न ही पूरी तरह सहमत है न ही पूरी तरह असहमत है। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं, जो ये दुविधा क्रिएट करते हैं, इन्हें कहते हैं डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन से हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड किए जाने चाहिए। इस तरह के वाक्य को दो वाक्यों में विभाजित कर देना चाहिए, इस एक प्रश्न को दो प्रश्नों में बांट देना चाहिए, तब हमें दोनों के लिए सही उत्तर मिल पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देनी चाहिए जब भी आप किसी परीक्षण का निर्माण कर रहे हो, कि उसमें प्रश्न या आइटम्स इस तरह के नहीं होने चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को महसूस हो कि उसकी निजता में खलल डाला जा रहा है, उसकी निजी जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। जैसे, क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या आप कोई अपराधी रहे हैं, या आपकी सेक्स लाइफ कैसी है। इस तरह के जो बहुत निजी प्रश्न हैं, व्यक्तिगत प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। इससे जो उत्तरदाता है वो असहज हो जाता है और फिर वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, सही प्रकार से उत्तर नहीं देगा, या ऐसे प्रश्नों को तो कई बार लोग छोड़ देते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ऐसे प्रश्न डालने का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि लोग इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो असहज हो जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत ही प्राइवेट, बहुत ही निजी बातें नहीं पूछी जानी चाहिए। जो भी आइटम्स बनाए जाते हैं, कई सारे आपने प्रश्नावलियां देखी भी होंगी जिसमें कोई वाक्य दिया होता है और उसके बाद 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं कि आप किस हद तक किसी चीज से सहमत हैं या असहमत हैं। जैसे पूर्णतः असहमत, थोड़ा असहमत, न सहमत न असहमत, थोड़ा सहमत और पूर्णतः सहमत। इस तरह के ऑप्शंस होते हैं 4-5। इसी तरह मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बताइए आप किस हद तक इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं, किस हद तक आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है। अब ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बहुत ज्यादा, वेरी मच।
दूसरा है क्वाइट अ लॉट, काफी हद तक पसंद कर रहे हैं। तीसरा है अ लॉट, काफी। चौथा है थोड़ा सा, अ लिटिल। पांचवा है कुछ ज्यादा नहीं। और छठा है कि बिल्कुल पसंद नहीं। अब यहां पर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में एक प्रॉपर बैलेंस नहीं है, क्योंकि किसी को लेक्चर कितना पसंद आया या नापसंद आया इसके लिए बराबर ऑप्शंस होने चाहिए थे। पर यहां आप देखिए पहले 4 ऑप्शंस पसंद को लेकर हैं। बहुत ही ज्यादा पसंद आया, काफी पसंद आया, थोड़ा पसंद आया, ये सारे पसंद के विभाजन किए गए हैं। पर नापसंद में ज्यादा पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर और ऑप्शंस नहीं है कि हाँ कम पसंद आया, थोड़ा कम पसंद आया, बहुत ही कम पसंद आया। यहाँ उतने ऑप्शंस नहीं है जितना पॉजिटिव के लिए दिए गए। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति उत्तर देते हैं और फाइनल फिर स्कोर निकाला जाएगा, तो किसी भी व्यक्ति ने अगर पहले 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक चुना होगा तो मान लिया जाएगा कि हाँ ये सबने पसंद किया लेक्चर, कम या ज्यादा। और वही लोग जो सिर्फ आखिरी 2 ऑप्शन चुनेंगे उन्हें कहा जाएगा कि हाँ ये लोग नापसंद किए। तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि दिखेगा कि काफी सारे लोग तो लेक्चर पसंद कर रहे हैं, जबकि हो सकता है कि वैसा ना रहा हो, पर आपने नापसंद के लिए उतने सारे ऑप्शन नहीं दिए जितना पसंद के लिए दिए। तो इस तरह का अनबैलेंस्ड किस्म का जो स्केल दिया जाता है आंसर के लिए, जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। ये प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए। पसंद के लिए जितने ऑप्शंस दिए, नापसंद के लिए भी उतने ऑप्शंस या विकल्प दिए जाने चाहिए। जो भी आइटम आप बना रहे हैं अपनी प्रश्नावली के लिए या एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए, वो इतना संवेदनशील होना चाहिए कि आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो सही प्रकार से जानकारी आपको मिल सके। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी था जो ये अध्ययन कर रहा था कि वैसी महिलाएं जो थोड़े भड़काऊ किस्म के या ज्यादा फैशन वाले कपड़े पहनती हैं कह लीजिए, और अगर रात में वो अकेले कहीं जा रही हैं और उनके साथ अगर कोई छेड़खानी का हादसा होता है तो वो खुद कितनी उत्तरदायी है या सामने वाला व्यक्ति जो अटैक कर रहा है वो कितना उत्तरदायी है। मान लीजिए वो अपने शोध में ये चीज देखना चाहता था। अब उसने प्रश्न पूछा अपनी प्रश्नावली में, एक कहानी बताई, एक काल्पनिक कहानी कि एक महिला पर एक पुरुष ने रात में सड़क पर अटैक किया और महिला ने काफी भड़काऊ कपड़े पहने हुए थे। अब ये कहानी बताकर, काल्पनिक घटना बताकर, फिर नीचे उसने प्रश्न पूछा कि आपको क्या लगता है इस हमले के लिए कौन उत्तरदायी है, और 2 ऑप्शन दे दिए, पुरुष, महिला। अब यहाँ पर ये आइटम जो पूछा गया ये पूरी तरह से संवेदनशील नहीं है इतना कि ये सही इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ 2 ऑप्शन दिया, पुरुष या महिला। हो सकता है काफी हद तक कि कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें कुछ हाथ महिला का भी है और कुछ पुरुष का भी है, पर ऐसा बताने का आपने ऑप्शन ही नहीं दिया है। आपने सीधे सीधे पूछ दिया है कि कौन उत्तरदायी था और कोई एक ही जवाब चुनना है, पुरुष या महिला। और काफी सारे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि नहीं, दोनों का ही कुछ कुछ रोल है, दोनों की ही अपनी अपनी कुछ गलतियां हैं। लेकिन ये प्रश्न ही ऐसा पूछा गया जो इतना संवेदनशील नहीं है कि इस तरह की जानकारी निकाली जा सके। यहाँ पर एक बेहतर प्रश्न ये होता कि यहाँ लिखा जाता कि एक स्केल जो कि 1 से लेकर 10 तक है, जहां 1 का मतलब होगा कि बिल्कुल उत्तरदायी नहीं, और बढ़ते हुए क्रम में 10 तक आते आते 10 का अर्थ होगा कि पूरी तरह से उत्तरदायी है। इस स्केल का इस्तेमाल करते, 1 से 10 तक के अंकों का इस्तेमाल करते हुए आप बताइए कि दोनों पुरुष और महिला किस हद तक इस अटैक के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पर क्या फायदा हो गया कि यहाँ अगर जिन व्यक्तियों को लगता है कि दोनों का ही कुछ न कुछ रोल था तो वो उसके हिसाब से अपना उत्तर देंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगता है कि दोनों की बराबर जिम्मेदारी थी, दोनों का ही रोल था इसमें अटैक होने में, तो पुरुष को भी 5 पॉइंट दे देंगे, महिला को भी 5 पॉइंट दे देंगे। अगर किसी को लगता है नहीं पुरुष का रोल ज्यादा था, उसकी गलती ज्यादा थी, तो मान लीजिए उसको 7 या 8 पॉइंट देंगे, महिला को भी 7 या 8 पॉइंट दे सकते हैं अगर लगेगा कि बराबर गलती है। कम लगेगा तो 2 और 3 पॉइंट भी दे सकते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं सिर्फ एक ही व्यक्ति की गलती है, दूसरे की है ही नहीं, जैसा एक तरह से अनुमान लगा के पहले प्रश्न में पूछा गया था, तो यहाँ पर
एक व्यक्ति को, मान लीजिए पुरुष को, उसने 1 दे दिया, 1 का मतलब होगा कि कोई उत्तरदायित्व नहीं, और महिला को पूरा 10 दे दिया, मतलब पूरा उत्तरदायित्व है। तो ये प्रश्न जो है काफी संवेदनशील हो गया, क्योंकि इसमें हर प्रकार के उत्तर दिए जा सकते हैं, जो कि पहले प्रकार के प्रश्न में नहीं संभव था। तो आपको ये भी ध्यान देना होता है कि आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रश्न का निर्माण या आइटम का निर्माण जिस तरह किया गया है वो इतना संवेदनशील है कि नहीं कि सही प्रकार के उत्तर आपको मिल पाए। ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है आइटम राइटिंग में। तो इसमें हमने इस वीडियो में ये जाना कि जब आप आइटम्स लिखते हैं किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए तो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्य कई सारी बातें हैं जिस पर फोकस होता है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं और इससे टेस्ट या परीक्षण जो बन रहा है वो सही प्रकार का नहीं बन पाता है। तो इन बातों पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है, ये गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है जब आप आइटम्स लिखते हैं। धन्यवाद।